बीकॉम का एक पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे जो कि सेमेस्टर 5 में चलता है। ठीक है। अकाउंट्स का बहुत सारा ब्रांचेस होता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। अब सवाल है कि कॉस्ट का यूज़ क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है, अर्थात एक माल बनाने में कितना लागत आया, या जितने माल बनाए उस सारे माल का टोटल लागत क्या आया, टोटल कॉस्ट क्या है, ये जानने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। आज बहुत कंपटीशन का समय है, बहुत प्रतियोगिता का समय है। होता क्या है कि सब प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो माल ज़्यादा से ज़्यादा तभी बिक सकता है जब हम दूसरे प्रोड्यूसर के साथ कंपेयर करें कि वो कितना प्राइस में बेच रहा है और हम कितना प्राइस में बेचने जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस नेचुरली बढ़ जाएगा, और सेलिंग प्राइस अगर दूसरे प्रोड्यूसर से ज़्यादा रहेगा तो मेरा माल कोई खरीदेगा नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना और अपना प्रोडक्शन कॉस्ट जानना कि हम किस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या लागत मेरा आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रहा है। तो यदि हम इसको लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड टू नो द cost of production of commodity produced and also to know the cost per unit of कॉमोडिटी प्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कॉस्ट का यूज़ क्या बता रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूज टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी प्रोड्यूस, जो माल बनाए हैं उसका क्या लागत आया, और पर यूनिट, जैसे सपोज करते हैं कि इस तरह का हम पेन बनाते हैं फैक्ट्री में, एक पेन का क्या दाम पड़ रहा है। अगर हम 10,000 पेन प्रोडक्शन किए तो 10,000 का टोटल कॉस्ट कितना आया। टोटल कॉस्ट आने के बाद ही उसको हम सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जब तक हम ये कॉस्ट नहीं जानेंगे तो प्रॉफिट में हम जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन क्या होता है, प्राइम एलिमेंट क्या है, प्राइम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें 3 प्राइम एलिमेंट होता है। पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है ओवरहेड। ये कॉस्ट का 3 प्राइम एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल से। ठीक है। मटेरियल कितने तरह का होता है, मटेरियल 2 तरह का, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो प्रोडक्शन में सीधे तौर पे लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे सपोज करते हैं कि ये पेन हम बना रहे हैं तो इस पेन का मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है, तो इस प्लास्टिक को हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जैसे जिस मशीन में पेन बन रहा है उस मशीन का लुब्रिकेशन करना, उस मशीन को सफाई करने के लिए कॉटन खरीदना, ये सारा चीज़ को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल 2 तरह का, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर से बता रहे हैं, जो प्रोडक्शन में सीधे तौर पर लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और जो इनडायरेक्टली लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले पढ़ना होगा मटेरियल कंट्रोल। ये मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, मटेरियल को किस तरह से यूज़ किया जाए ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट सही से बना रहे। तो मटेरियल कंट्रोल में हमको पढ़ना क्या क्या है, मटेरियल कंट्रोल में हमको सबसे पहले पढ़ना है स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल इसमें एक टॉपिक होता है। दूसरा आता है ABC एनालिसिस, तीसरा आता है वेट एनालिसिस, और चौथा होता है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में क्या आता है, परचेज, इशू, बैलेंस ऑफ मटेरियल, ये सब निकलते हैं। तो ये 4 चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ता है। पहला हो गया स्टॉक लेवल, ठीक है। दूसरा होता है ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल प्लान। तीसरा हो गया वेट एनालिसिस, चौथा हो गया स्टोर लेजर। तो आज हम लोग पहले जाएंगे मटेरियल कंट्रोल पे, स्टॉक कंट्रोल पे जाएंगे, स्टॉक लेवल पे। तो जब स्टॉक लेवल पढ़ेंगे तो इसमें जानना होगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है रीऑर्डर लेवल,
दूसरा पढ़ना है मिनिमम स्टॉक लेवल, हम एक एक करके सब बताएंगे कौन क्या है। तीसरा पढ़ना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चौथा पढ़ना है एवरेज स्टॉक लेवल। और पांचवा पढ़ना है डेंजर लेवल। तो ये तो हम लोग को बीकॉम में नहीं है, हम लोग सिलेबस ही 4 ही है। तो रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, स्टोर में माल रहता है, अब हमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि हम फिर से कितना माल मंगाएं कि मेरा स्टॉक शॉर्ट ना कर जाए। स्टॉक शॉर्ट करने से क्या होता है, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मेरा लेबर चालू रहेगा, ठीक है, मेरा ओवरहेड्स चालू रहेगा। तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है लेकिन बाकी खर्चा चालू है, तो मेरा धीरे धीरे कॉस्ट क्या होगा, भाग जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए स्टॉक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है फिर से हम कितना स्टॉक मंगवा ले ताकि मेरा प्रोडक्शन चालू रहे। दूसरा लिए मिनिमम स्टॉक लेवल, ये एक ऐसा स्टॉक लेवल है कि जिसके नीचे कोई भी प्रोड्यूसर माल को आने देना नहीं चाहता है, मटेरियल को। इसके नीचे आ जाएगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन बंद ना हो। इसके बाद आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या हो गया, कितना ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। मटेरियल का ओवर स्टॉकिंग होना खराब है। खराब इस पर्पस में कि अगर हम ज़्यादा खरीद के रख लिए, वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, स्टोर से चोरी हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि आज हम जिस रेट से मटेरियल खरीदे हैं कल उसका रेट डाउन हो जाए। तो मान लीजिए कि हम 6 रुपये के केजी खरीदे मटेरियल, आज हम खरीद के स्टॉक कर लिए, मालूम चला कुछ दिन बाद वो 4 रुपया केजी हो गया। तो नेचुरली 6 रुपया केजी में जो हम माल खरीदे हैं वो जब हम बेचने जाएंगे तो हमको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा। आज जो 4 रुपया केजी खरीदेगा वो तो हमसे कम में बेचेगा, तो मेरा माल बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए मटेरियल का स्टॉक लेवल को कंट्रोल करना जरूरी है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब इससे अधिक नहीं रखना है, उससे अधिक रखने पर क्या होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उसका होता है एवरेज स्टॉक लेवल, इसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब एवरेज कितना रखना है। डेंजर लेवल क्या है, डेंजर लेवल वो लेवल है जब स्टॉक का लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंजर स्टॉक लेवल। इस पोजीशन में पढ़ने पर कंपनी घाटा में चला जाएगा, इसलिए डेंजर लेवल में आने देना ही नहीं है। तो हम कितना लेवल बताएं, 5। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल। ये 5 लेवल को हमको पढ़ना है, ठीक है। अब फॉर्मूला फॉर स्टॉक लेवल, अब स्टॉक लेवल का फॉर्मूला करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है। रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। क्या फॉर्मूला लिखे हैं, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। दूसरा हम निकालेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। क्या फॉर्मूला देखिए, अगर आप बोल देते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तीसरा हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। क्या लिखे मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। अब हम लिखेंगे एवरेज स्टॉक लेवल, इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, और
यूनिवर्सली देखा जाता है तो क्या लिखते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, बाकी सब जगह जो चलता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। तो 4 फॉर्मूला हम लिखे, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तीसरा लिखे मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। अब फोर्थ लिखे एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, अपने मन से क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मानिए हम लिखे नॉर्मल यूजेज 10 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूजेज 5 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज 15 यूनिट्स पर वीक, रीऑर्डर क्वांटिटी 100 यूनिट्स और डिलीवरी पीरियड 3 to 5 वीक्स, माने माल पहुंचने का समय कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हफ्ता। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसे निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या लिखे हैं, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, ये लिखे हैं। तो मैक्सिमम यूजेज कितना लिखा हम यहाँ पर 15 यूनिट्स इनटू कम से कम कितना यूज़ है 3 वीक, डिलीवरी पीरियड कम से कम 3 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीक, तो मैक्सिमम हो गया 5 वीक्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 यूनिट्स, ये आ गया। दूसरा हम निकालेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तो हम पहले ही निकाले यहाँ पर 75 यूनिट्स, ये लिख देंगे आराम से, इनटू नॉर्मल यूजर्स कितना लिखे हैं 10 यूनिट्स, तो यहाँ 10 यूनिट्स कर देंगे। इसका दाम क्या किए एवरेज डिलीवरी पीरियड, एवरेज डिलीवरी क्या हो गया कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5, एवरेज निकालेंगे कितना आएगा 4 वीक्स, तो 4 वीक्स, तो 75 माइनस 40 35 यूनिट्स, ये हो गया। तीसरा हम निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या लिखे हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। क्या फॉर्मूला लिखा है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तो हम ऊपर में ही निकाले हैं 75 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 100 यूनिट्स, आराम से लिख देना 100 यूनिट्स, ठीक है, माइनस मिनिमम यूजेज, कम से कम कितना यूज करते हैं 5 यूनिट, इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना है 3 वीक्स, तो हो गया 175 यूनिट्स, इधर हो गया 15 यूनिट्स, माइनस कर देंगे तो 160 यूनिट्स। नंबर 4 निकालेंगे एवरेज स्टॉक लेवल, क्या फॉर्मूला लिखें, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस
हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है मेरा 35 यूनिट्स। हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 100 यूनिट्स है, इधर से हो गया 35, वो हाफ हो गया 50, दैट इज 85 यूनिट्स। क्लियर? ठीक है, सब समझ में आ गया। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।